क्या आपने कभी सोचा है कि वसंत ऋतु में सभी बाग बगीचे अचानक इतने सुंदर सफेद क्यों दिखते हैं? ऐसा लगता है कि यह सिर्फ खूबसूरती के लिए है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वसंत में पेड़ों की यह सफेदी तो देर से की गई मदद जैसी है और असली जादू तो पतझड़ में होता है। आज हम समझेंगे कि पेड़ों को पतझड़ में सफेदी करने की असल में क्या जरूरत है और क्यों ये साधारण सा तरीका आपके बगीचे को बचा सकता है। और मैं वादा करता हूं, आप पेड़ों के तनों पर लगे इस आम सफेद रंग को एक नई नजर से देखेंगे। पेड़ों की सफेदी करना लैंडस्केप डिजाइनरों की कोई आधुनिक सनक नहीं है। यह एक पुरानी कृषि तकनीक है जिसे हमारे पूर्वज अपनी सूझबूझ से इस्तेमाल करते थे। उन्होंने देखा था कि हल्के रंग के लेप से पुते हुए पेड़ सर्दी को बेहतर तरीके से झेल पाते हैं, लेकिन तब उन्हें उन भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में पता नहीं था जो पेड़ की छाल में होती हैं। और ये प्रक्रियाएं एक असली थ्रिलर की तरह हैं, जहां मुख्य खलनायक तेज सर्दियों का सूरज है। तो आइए शुरुआत से समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सर्दियों में बाग बगीचों का सबसे बड़ा दुश्मन कड़ाके की ठंड या पाला है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। पेड़, खासकर हमारे यहाँ के स्थानीय पेड़, ठंड के लिए पूरी तरह अनुकूलित होते हैं। अपनी निष्क्रिय अवस्था में वे बहुत कम तापमान भी सहन कर सकते हैं। असली और कपटी दुश्मन खुद पाला नहीं, बल्कि तापमान में अचानक होने वाले बदलाव है। खासकर जनवरी के अंत से लेकर मार्च की शुरुआत तक का समय ज्यादा खतरनाक होता है। यह वह समय होता है जब रातें अभी भी सर्द होती हैं, लेकिन दिन वसंत की तरह धूप भरे हो जाते हैं। यही विरोधाभास पेड़ के लिए घातक तंत्र को सक्रिय करता है। एक साफ फरवरी के दिन की कल्पना कीजिए। सूरज इतनी तेजी से चमकता है कि पेड़ के दक्षिणी हिस्से पर गहरा तना 10 या कभी-कभी 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। छाल गहरे कपड़े की तरह गर्मी को सोख लेती है। और फिर क्या होता है? पेड़ को धोखा होता है। वह सोचने लगता है कि असली वसंत आ गया है और अब जागने का समय है। अंदर छाल के नीचे रस का हल्का सा संचार शुरू हो जाता है। कैम्बियम की कोशिकाएं, जो छाल के नीचे एक जीवित परत होती है, नमी से भर जाती है और बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दिन की वह धोखे भरी गर्माहट अब खत्म हो जाती है। सूरज क्षितिज में डूब जाता है और हवा का तापमान तेजी से गिरने लगता है। 1-2 घंटे के भीतर ही यह प्लस में रहे तापमान से गिरकर -10 या -15 डिग्री तक पहुंच सकता है। अब छाल की कोशिकाओं में समाई उस नमी का क्या होता है? वह बर्फ में बदल जाती है। जरा याद कीजिए, अगर आप पानी से भरी कांच की बोतल को पाले में बाहर छोड़ दें तो क्या होगा? पानी जमने पर फैलता है और बोतल को तोड़ देता है। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया, लेकिन सूक्ष्म पैमाने पर पेड़ के भीतर भी होती है। बर्फ के लाखों क्रिस्टल अंदर से पेड़ की कोमल जीवित कोशिकाओं को फाड़ देते हैं। इससे छाल और कैम्बियम के ऊतकों को गंभीर क्षति पहुंचती है। यही विनाशकारी प्रक्रिया फ्रॉस्ट क्रैक यानी पाले की दरारों को जन्म देती है, जो तने पर बनने वाली गहरी लंबी दरारें होती हैं। और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक दोष नहीं है, यह पेड़ के शरीर पर एक गंभीर खुला घाव है, जिसके बेहद दुखद परिणाम हो सकते हैं। यह दरार इंसान के खुले घाव जैसी है। यह हर तरह के संक्रमण के लिए एक खुला, असुरक्षित रास्ता है, जैसे लकड़ी को सड़ाने वाले फंगस के बीजाणु, बैक्टीरिया और जाहिर है हानिकारक कीट। छाल भृंग और दूसरे लकड़ी खाने वाले कीट ऐसी आरामदायक जगह पाकर खुशी खुशी इसमें अपना डेरा डाल लेते हैं। पेड़ बेशक इस घाव को भरने की कोशिश करेगा, किनारों पर खास ऊतक बढ़ाकर, लेकिन इसमें पेड़ की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, जो उसके विकास और फल देने में काम आ सकती थी। इतना ही नहीं, पेड़ गहरी दरार को लगभग कभी भी पूरी तरह से नहीं भर पाता। यह जीवन भर उसकी कमजोर कड़ी बनी रहती है। नतीजतन पेड़ कमजोर हो जाता है, आसानी से नुकसान झेलने वाला बन जाता है और तने के अंदर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सड़ने गलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और बस यहीं इस बर्बादी को रोकने के लिए हमारी मुख्य नायिका सामने आती है, पतझड़ में पेड़ों की सफेदी। तो सुनिए,
ये सफेद पुताई सिर्फ एक रंग नहीं है। असल में यह पेड़ों के लिए एक तरह का सनस्क्रीन है। सोचिए, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? क्योंकि वे सूरज की किरणों को परावर्तित करते हैं और हमें गर्मी कम लगती है। पेड़ों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तने का सफेद रंग सर्दियों की तेज धूप की किरणों को सोखता नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से परावर्तित कर देता है। परिणाम स्वरूप पेड़ की गहरी रंगत वाली छाल ज्यादा गर्म नहीं होती। सबसे धूप वाले फरवरी के दिन भी जिस तने पर पुताई हुई है, उसकी सतह का तापमान हवा के तापमान से सिर्फ कुछ डिग्री ही अलग होगा, न कि 10-15 डिग्री, जैसा कि बिना पुताई वाले गहरे तने का होता है। ये अंतर बहुत बड़ा है। तना ठंडा रहता है और पेड़ धोखा नहीं खाता। वह आराम से अपनी शीत निद्रा में रहता है। रस का प्रवाह समय से पहले शुरू नहीं होता और छाल की कोशिकाएं विनाशकारी नमी से नहीं भरती। इस तरह रात का पाला फिर उसे डरा नहीं पाता। तापमान में उतार चढ़ाव धीरे और सुरक्षित हो जाता है। पतझड़ में पुताई करने का यही मुख्य और जीवनदायक उद्देश्य है। तापमान के अचानक बदलाव को रोकना और पेड़ को धूप से जलने और पाले से पड़ने वाली दरारों से बचाना। लेकिन एक और लोकप्रिय धारणा यह भी है कि पेड़ों को कुतरने वाले जानवरों से बचाने के लिए सफेदी जरूरी है। खरगोश और चूहे सर्दियों में जब खाने की कमी होती है, तो युवा पेड़ों की छाल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ हद तक यह बात सच भी है। तैयार पेंट बनाने वाली कुछ कंपनियां अपने मिश्रण में खास पदार्थ, जिन्हें रेपेलेंट कहते हैं, मिलाती है। इनका स्वाद कड़वा होता है या गंध अप्रिय होती है और ये जीव इनसे दूर भागते हैं। अगर आप खुद घोल तैयार करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा कार्बोलिक एसिड या क्रेयोलिन मिला सकते हैं, जिसकी गंध खरगोशों को भी पसंद नहीं आती। मगर ईमानदारी से कहें तो ये सबसे भरोसेमंद बचाव का तरीका नहीं है। एक भूखा खरगोश शायद सफेदी के अप्रिय स्वाद पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए सिर्फ इसी पर कुतरने वाले जानवरों से मुख्य सुरक्षा के रूप में निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा है। इससे कहीं ज्यादा प्रभावी है खास प्लास्टिक की जाली का इस्तेमाल करना या युवा पेड़ों के तनों को कंटीली झाड़ियों या यहां तक कि पुरानी नायलॉन जुराबों से लपेटना। यहां सफेदी एक सहायक उपाय के रूप में ज्यादा काम करती है, न कि मुख्य सुरक्षा के तौर पर। और कीट पतंगों का क्या? क्या सफेदी उन्हें भगाने में मदद करती है? यहां इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल करती है। और यह इस प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण, हालांकि दूसरा फायदा है। दरअसल कई कीट और बीमारियों के रोगाणु छाल की दरारों और खुरदुरे हिस्सों में ही सर्दियों का समय बिताते हैं। वहीं वे अपने अंडे, लार्वा और प्यूपा छिपाते हैं, ताकि वसंत की पहली गर्माहट के साथ बाहर निकलकर हमारे बगीचे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। सफेदी, खासकर अगर इसमें कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, या आयरन सल्फेट, हरा थोथा, मिला हो, तो उसमें फफूंदनाशक और कीटनाशक गुण होते हैं। जब हम तने और शाखाओं के निचले हिस्सों को अच्छी तरह से रंगते हैं, तो हम इन सर्दियों में छिपे रहने वाले किराएदारों के एक बड़े हिस्से को शाब्दिक रूप से बंद कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। ये घोल छोटी से छोटी दरारों में भी घुस जाता है और उन्हें कीटाणु मुक्त करता है। इस तरह पतझड़ में की जाने वाली सफेदी एक बेहतरीन स्वच्छता प्रक्रिया भी है, जो अगले मौसम में कीटों की आबादी और बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है। लेकिन याद रखें, यह एक अतिरिक्त लाभ है, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य अभी भी तापमान के भारी उतार चढ़ाव से पेड़ों की रक्षा करना ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, पेड़ों पर सफेदी कब करें? एक आसान नियम याद रखिए, पेड़ों को हमेशा पतझड़ के मौसम में सफेद करना चाहिए। बसंत की सफेदी, जो हम मई में हर जगह देखते हैं, वह ज्यादातर सिर्फ सजावट होती है। बेशक इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यह अपना मुख्य काम भी नहीं करती। जैसा कि हमने पहले कहा, तापमान में तेज बदलाव का सबसे खतरनाक समय फरवरी और मार्च है। मई तक सूरज अच्छी तरह से गर्म होने लगता है और धूप से जलने या सर्दी से फटने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। अगर आपने पतझड़ में पेड़ों पर सफेदी नहीं की, तो बसंत तक ज्यादातर नुकसान हो चुका होता है।
पतझड़ में सफेदी करने का सही समय देर पतझड़ है, जब सारे पत्ते झड़ चुके हों। पेड़ को पूरी तरह से आराम की अवस्था में चले जाना चाहिए, लेकिन यह काम स्थिर पाले और बारिश का मौसम शुरू होने से पहले करना जरूरी है। यह काम एक सूखे बिना हवा वाले दिन में और सकारात्मक तापमान में किया जाना चाहिए, ताकि सफेदी अच्छी तरह सूख कर छाल पर पक्की हो जाए। आमतौर पर अक्टूबर का अंत और नवंबर का महीना सबसे अच्छा समय होता है। तो क्यों और कब जैसे सवालों पर तो हमने बात कर ली। अब हम एक और महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, किस चीज से सफेदी करें। यहां हर माली के सामने एक चुनाव होता है, पुराना तरीका अपनाकर खुद घोल बनाना या दुकान जाकर तैयार मिश्रण खरीदना। दोनों ही तरीकों की अपनी जगह है और दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए पहले क्लासिक तरीके से शुरुआत करते हैं, यानी घर पर बनाए जाने वाले नुस्खों से। इनके लिए अक्सर बुझा छूना या बागवानी का चाक खड़िया इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे सस्ते, आसानी से उपलब्ध और दशकों से आजमाए हुए घटक हैं। ये तने पर वही सफेद रोशनी परावर्तित करने वाली परत बनाते हैं। नुस्खा खुद में बहुत सीधा है, छूने या चाक को पानी में मिलाकर पतली दही जैसी गाढ़ी घोल बनाना। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है, ये साधारण घोल पहली ही पतझड़ की बारिश में आसानी से धुल जाता है। सिर्फ एक दो तेज बारिश और आपकी सारी मेहनत का नामो निशान नहीं बचेगा। इसलिए इस मूल नुस्खे में ऐसे चिपकने वाले घटक जरूर मिलाने चाहिए जो सफेदी को तने पर लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करेंगे। हमारी घर पर बनी सफेदी बारिश में न धुले, इसके लिए घोल में कोई चिपकाने वाला पदार्थ या गोंद डालना चाहिए। ये क्या चीज हो सकती है? सबसे आसान और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है मिट्टी। ये घोल को गाढ़ापन देती है और उसे पेड़ की छाल से बेहतर तरीके से चिपकने में मदद करती है। घोल की एक सामान्य बाल्टी के लिए लगभग 1 किलोग्राम मिट्टी मिलाना काफी होता है। एक और लोकप्रिय सामग्री है कपड़े धोने वाला या हरा साबुन। इसे कद्दूकस करके पानी में घोल लेना चाहिए। साबुन भी चिपकने की क्षमता को बेहतर बनाता है। कुछ माली पुराने तरीके से लकड़ी का गोंद या आटे से बनी लेई का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, कीटाणु शोधन के लिए ऐसे घोल में फफूंदनाशक मिलाना बहुत अच्छा रहता है। अक्सर इसके लिए कॉपर सल्फेट, नीला थोथा या फेरस सल्फेट, हरा थोथा का उपयोग किया जाता है। ये फंगस के बीजाणुओं और काई को खत्म करने में मदद करेगा। तो एक क्लासिक नुस्खा कुछ इस प्रकार है: 10 लीटर पानी में 2-3 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, 1 किलोग्राम मिट्टी, 300 ग्राम कॉपर सल्फेट, नीला थोथा और 50 ग्राम साबुन लिया जाता है। इन सभी को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और यही इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। तो बागवानी की दुकानों में हमें क्या मिलता है? वहां अलमारियों पर आपको पेड़ों की पुताई के लिए तैयार मिश्रणों के पैकेट भरे मिलेंगे। ज्यादातर ये आधुनिक पुताई वाले रंग होते हैं, जो एक्रेलिक या वाटर इमल्शन पेंट पर आधारित होते हैं और खास तौर पर बाग के पेड़ों के लिए ही बनाए जाते हैं। इनका मुख्य फायदा क्या है? इनकी टिकाऊपन। सूखने के बाद ये पेंट पेड़ के तने पर एक मजबूत, लचीली और सबसे जरूरी बात, हवादार परत बनाता है। ये छूने की तरह न तो फटती है और न ही झड़ती है, बल्कि तने पर पूरी सर्दियों के साथ साथ अगली पतझड़ तक टिकी रह सकती है। यानी एक बार लगाया और निश्चिंत हो गए। इसके अलावा इन पेंटों में आमतौर पर सभी जरूरी तत्व पहले से ही शामिल होते हैं। बीमारियों से बचाने के लिए फफूंदनाशक और कभी-कभी तो चूहे जैसे कृंतकों को दूर भगाने वाले पदार्थ भी। आपको कुछ भी मिलाने या अनुपात तय करने की जरूरत नहीं होती। बस डिब्बा खोलें, घोलें और काम शुरू कर दें। ये बहुत सुविधाजनक है और आपका समय बचाता है। लेकिन हाँ, इस सुविधा की अपनी कीमत होती है। तैयार मिश्रण घर पर बनाए गए मिश्रणों से काफी महंगे होते हैं, लेकिन छूने और आधुनिक पेंट के बीच चुनाव करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर गौर करना जरूरी है, खासकर जब बात युवा पेड़ों की हो। नए लगाए गए पेड़ों, जिनकी छाल चिकनी और कोमल होती है, उनके लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उनकी छाल को सक्रिय रूप से सांस लेना होता है,
जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में एक्रिलिक पेंट की बहुत मोटी परत इन प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है, जैसे कि छाल के छिद्रों को बंद कर दे। इससे युवा पेड़ की वृद्धि और विकास में बाधा आ सकती है। इसलिए 3-4 साल तक के छोटे पौधों और पेड़ों के लिए पुराने तरीके की चूने या खड़िया की पुताई का उपयोग करना ही सबसे अच्छा है। यह कम टिकाऊ होती है, लेकिन यह अधिक छिद्रपूर्ण और हवा पारगम्य होती है। यह नाजुक तने को धूप की जलन से बचाएगी, लेकिन उसके सही विकास में कोई बाधा नहीं डालेगी। वहीं वयस्क पेड़ों के लिए, जिनकी छाल पहले से ही मोटी, खुरदरी और दरार युक्त हो चुकी है, आधुनिक एक्रिलिक और जल आधारित पेंट आदर्श रूप से उपयुक्त होते हैं। वे सभी दरारों को मजबूती से बंद कर देते हैं, दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और बेहतरीन स्वच्छ प्रभाव प्रदान करते हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पेड़ पर कितनी ऊंचाई तक सफेदी करनी चाहिए। कुछ लोग जमीन से बस आधा मीटर ही सफेदी करते हैं, यह सोचकर कि इतना काफी है। लेकिन यह एक गलती है। सर्दियों में, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूरज नीचे रहता है और उसकी किरणें तने पर काफी ऊपर तक पड़ती है। सही जवाब यह है कि पूरे तने को सफेदी करनी चाहिए। तना पेड़ के उस हिस्से को कहते हैं जो जमीन के स्तर से लेकर पहली निचली कंकाल शाखा तक होता है। लेकिन यही नहीं रुकना चाहिए। बड़े कंकाल शाखाओं के आधार को भी सफेदी करना बहुत जरूरी है, कम से कम उनकी 1/3 लंबाई तक। अक्सर इन्हीं जोड़ों में नमी जमा होती है। कीट यहां सर्दियों में छिपे रहते हैं और ये जगह ज्यादा गर्म होने और फटने के खतरे में भी होती है। इसलिए सफेदी करने में कंजूसी न करे। पूरे तने और निचली शाखाओं के आधारों को अच्छी तरह से सफेदी करे। तभी आप अपने पेड़ को पूरी और भरोसेमंद सर्दियों की सुरक्षा दे पाएंगे। अब आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। हमने फ्रॉस्ट क्रैक को जख्म कहा था, लेकिन इस जख्म का आगे क्या होता है? बसंत में पेड़ इसे भरने की कोशिश करता है, लेकिन यह पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाता। ये दरार एक स्थायी कमजोर बिंदु बन जाती है, जो संक्रमण के लिए एक खुला दरवाजा है। साल दर साल इसमें फंगस के स्पोर्स घुसते हैं, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लकड़ी को अंदर से सड़ाते रहते हैं। बाहर से पेड़ स्वस्थ दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। 5, 7, 10 साल बाद एक दिन तेज हवा एक बाहरी रूप से मजबूत टहनी या पूरे तने को तोड़ देगी, और इसका कारण तूफान नहीं होगा, बल्कि वही छोटी सी दरार होगी जो कई सर्दियों पहले इस वजह से बनी थी कि पतझड़ में तने की सफेदी नहीं की गई थी। एक छोटी हुई प्रक्रिया पेड़ की उम्र को दशकों तक कम कर सकती है। तो आइए संक्षेप में बताते हैं। पतझड़ में सफेदी करना सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि आपके बगीचे के स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आपके पेड़ों के लिए सर्दियों के कपड़े और सनस्क्रीन है, जो उन्हें जानलेवा धूप की जलन और दरारों से बचाता है। घर पर बनी हुई घोल या तैयार पेंट में से चुनते समय अपने पेड़ों की उम्र और अपने बजट को ध्यान में रखें। दोनों विकल्प प्रभावी हैं, बशर्ते उन्हें सही समय पर लगाया जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अब आप जान गए होंगे कि सर्दियों में अपने पेड़ों की सही देखभाल कैसे करनी है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और नए एपिसोड ना छूटे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपसे एक सवाल, आप अपने पेड़ों को किससे सफेदी करते हैं? क्या आप छूने के पुराने दादाजी के नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं या आधुनिक पेंट पर भरोसा करते हैं? टिप्पणियों में अपना अनुभव और पसंदीदा मिश्रण साझा करें। आइए चर्चा करें।